हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आप लोगों की डिमांड है कि OSSC के लिए भी फार्मासिस्ट के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो ये किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट के लिए आपको यूज़फुल है। आप कोई भी स्टेट से फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सारी वीडियोज़ यूज़फुल है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे। यहाँ पर आपके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये OSSC फार्मासिस्ट या फिर सिर्फ HP फार्मासिस्ट के लिए ही है वीडियोस। ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस हैं। फिलहाल जो है 4 जुलाई को जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये स्पेशल है वीडियो, क्योंकि ये उसमें सिलेबस मेंशन किया गया है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो उसको माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग दिस विच ड्रग इज़ यूज टू इम्प्रूव इंसुलिन अवेबिलिटी। यहाँ पर आपको बताना है इंसुलिन अवेबिलिटी के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके सामने। थायाजोलिडिन डायोन्स है, एकार्बोज, मिग्लिटोल और टोलब्यूटामाइड। तो आपके पास यहाँ पर 2 क्लास होती हैं। एक होता है जो इम्प्रूव करता है इंसुलिन की अवेबिलिटी को, दूसरा होता है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आपके इम्प्रूव करते हैं इसके अंदर आते हैं फ्यूरोसामाइड, जो इसकी अवेबिलिटी को एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दूसरे यहाँ पर आते हैं मैग्लिटोल, ठीक है, मैग्लिटिनाइड। यहाँ पर जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं उसके अंदर आते हैं बिगुआनाइड्स और थायाजोलिडिन डायोन्स। अब यहाँ पर आपको अगर क्लासिफिकेशन याद है, इसी क्लासिफिकेशन मैंने याद करवाई हुई है, बहुत अच्छे से याद करवाई है, ट्रिक के थ्रू याद करवाई है, जिसमें आपके पास ये था कि आपका जो मोगली है वो रेपगला सनाटा और रोजी थाली में रोजी पाई, ठीक है, थाली जो आपका थाली थायाजोलिडिन डायोन्स है उसके अंदर आता है रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। ये आपके जो हैं ये आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होते हैं इसके अंदर। एकार्बोज और मिग्लिटोल जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, जो कि इसी के अंदर आते हैं, ECABC के अंदर आते हैं, जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। यहाँ पर जो फ्यूरोसामाइड है, फ्यूरोसामाइड की जो ड्रग है जो आपके इम्प्रूव करे हैं इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, तो फ्यूरोसामाइड के अंदर आती हैं फर्स्ट जनरेशन में आपका टोलब्यूटामाइड, आपका एक आता है टोलब्यूटामाइड और एक आता है क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स आती हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो गया वो टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड जो है फ्यूरोसामाइड की ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, ये इंसुलिन की अवेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। आपको बताना है कि ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इसमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं सोल्यूबल इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, आइसोफेन इंसुलिन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन है, और ये सभी जो हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। जो हमारे पास सोल्यूबल इंसुलिन जिंक है, जो आपका यहाँ पर सोल्यूबल इंसुलिन जिंक है, ये होता है आपके पास शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। इसका जो T½ रहता है वो रहता है 1 आवर। तो यहाँ पर जो आपके और ऑप्शन है आइसोफेन, ये आपका इंटरमीडिएट होता है और इसका T½ रहता है 2 to 3 आवर। और ये जो प्रोटामाइन जिंक है ये आपका जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। इसका जो आपके पास T½ रहता है वो 4 आवर रहता है। ठीक है, 4 आवर रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये 35 आवर तक के लिए रह सकता है। मैक्सिमम इसका एक्शन 10 से 20 घंटे रहता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कहीं पर मैंने देखा भी है कि पूछा गया है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, तो प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग। अब इसमें पूछा गया है कि रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इन कैंसर। रेडियोथेरेपी की जाती है कैंसर में, एक होती है कीमोथेरेपी, एक होती है रेडियोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी होती है और रेडियोथेरेपी है। इसमें से पूछा गया है कि आपके पास कौन सी रेज इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज या फिर बोथ, एक और दोनों जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए एक होती है आपकी रेडियो और है ये कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी तो आपकी केमिकल्स और ड्रग्स के थ्रू की जाती है, और जो आपकी रेडियोथेरेपी की जाती है वो होती है आपके जो एक्सरे हैं
और आपके जो गामा रेज हैं, इन दोनों से जो है आपकी रेडियोथेरेपी मतलब ये दोनों रेज इस्तेमाल की जाती हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही हो जाता है। टाइप ऑफ साइट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन एक्ट फास्टेस्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी साइट पे जो है इंसुलिन इंजेक्शन सबसे तेज़ी से काम करता है। ऑप्शंस हैं आर्म, आपकी थाई और एब्डोमेन और बटॉक। तो देखिए, आप अगर फार्मासिस्ट एग्जाम की ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक भी कर लें, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो चैनल लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते हैं बहुत बहुत। और यहाँ पर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जो फास्टेस्ट एक्ट कहाँ करेगा, सबसे ज़्यादा जल्दी कहाँ पर वो अपना जल्दी से जो है अपना काम करना शुरू कर देगा, तो कहाँ पर इसे लगाएं तो जल्दी काम करे। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं, देखिए आर्म है, थाई है, एब्डोमेन है, बटॉक है। तो आपको पता है कि एब्डोमेन में जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम करता है जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। आर्म में जो है, आर्म में भी लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, आर्म में ये इंटरमीडिएट काम करता है। और आपके आर्म और थाई और बटॉक, ये दोनों थाई और बटॉक में सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट काम करता है, ठीक है, बहुत देरी से काम करता है। सबसे फास्ट आपका एब्डोमेन में, आर्म में आपका इंटरमीडिएटली काम करता है, और हमारे पास सबसे स्लो करता है थाई और बटॉक पे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है 3rd सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साइट ऑफ एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक, जो हम सुबह वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सुबह की वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि पूछा जाता है साइट ऑफ एक्शन, पूछे जाते हैं डायरेटिक्स के, पर्टिकुलर ड्रग्स के पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा एसिटाजोलामाइड का, और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में तो ये पक्का ही हो सकता है कि इसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। DCT मतलब आपका जो भी है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं, या फिर मेडुला पे। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे कितने अच्छे हैं। आपने अगर सुबह की वीडियो देखी है तो आप फटाफट से इस पे जवाब दे सकते हो। सुबह की वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि सिर्फ PCT पे दो ये काम करती हैं। PCT की सिर्फ मतलब 2 क्लास की ड्रग काम करती हैं। एक करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, और दूसरा करता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ये 2 हैं जो कि PCT पे काम करते हैं। बाकी जो DCT पे काम करते हैं वो आपके थायाजाइड्स हो गए, पोटाशियम स्पेरिंग हो गए, और अल्डोस्टेरोन हो गए। ये सुबह की वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई है कैसे याद रखना है। अल्डोस्टेरोन हो गए, ये 3 जो है ये DCT पे काम करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस इतना याद रखना था कि DCT पे यहाँ पर पूछा है कि आपका साइट ऑफ एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो हम पहले जो हमने डिस्कस किया 2 आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हो गए, और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हो गए, तो वो हमारे पास करते हैं PCT पे। तो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है PCT, ऑप्शन नंबर 3rd है, तो इसके लिए सही जवाब हो गया है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है आपका हेमोस्टेसिस इज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 1 लाइनर में आ सकती है, ये टर्म्स 1 लाइनर है और आपको पता होना चाहिए। हेमोस्टेसिस होता है क्या है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, अरेस्ट ऑफ ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होता है, या फिर ये सभी। तो हेमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि आपका ब्लड का अरेस्ट करना इज हेमोस्टेसिस। जैसे आपका ब्लीडिंग हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग में आपको कोगुलेशन करना है, उसको आपको रोकना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस को अरेस्ट करना है, तो हम ब्लड लॉस को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोनाइजाइड मेटाबोलाइज्ड इन। तो यहाँ पर आइसोनाइजाइड कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है, ऑप्शंस हैं इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, या फिर टिश्यू पे। तो आइसोनाइजाइड की जो मेटाबॉलिज्म कहाँ पर जाके वो मेटाबोलाइज होता है, तो वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, लीवर के अंदर जाकर के ये मेटाबोलाइज होता है। नेक्स्ट है, अब इंट्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंट्रैक्शन से हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर में तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास ड्रग की इंट्रैक्शन पूछ ली जाती है कि आप इसकी एब्जॉर्प्शन पे, इसके मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंट्रैक्शन ऑफ वारफारिन एंड फिनोबार्बिटल इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफारिन रिजल्टिंग क्या होगा। देखिए यहाँ पर वारफारिन का फिनोबार्बिटल के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, और ये भी बताया गया है कि जो फिनोबार्बिटल है वो इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को वारफारिन की। तो फिर वारफारिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वारफारिन
इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी उसकी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी, या फिर बैलेंस होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ पर इसने बोला है कि आपका वारफारिन की फिनोबार्बिटल जो है वारफारिन की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ पर ये इसकी किस तरह की एक्टिविटी को जो फिनोबार्बिटल है वो करता है, क्या डिक्रीज करता है उसकी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को या फिर इंक्रीज करता है। तो क्या होता है, ये एकदम से इसकी क्योंकि एकदम से इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है और इसकी जो एक्चुअल इसकी एक्शन होता है एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ फिनोबार्बिटल विद एंटासिड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर पूछा है कि अगर इंटरेक्शन हो रही है फिनोबार्बिटल की एंटासिड के साथ तो उनका इफेक्ट क्या होगा एब्जॉर्प्शन पर। तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं एंटासिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिनोबार्बिटल, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिनोबार्बिटल, और फिनोबार्बिटल एक्ट रैपिडली जल्दी काम करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम फिनोबार्बिटल को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम फिनोबार्बिटल को एंटासिड के साथ देते हैं तो आपको पता है कि जो फिनोबार्बिटल है हमारे पास, फिनोबार्बिटल की आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो एंटासिड होता है ये पीएच को क्या करता है, देखिए मतलब एसिडिटी में लिया हमने, मतलब पीएच को ये बढ़ा देगा, मतलब ये 7 से ऊपर थोड़ा बेसिक में लेके जाएगा, 7 ले जाएगा, 8 ले जाएगा। लेकिन अब मतलब जीआईटी के पीएच को थोड़ा एनहांस कर देगा, अगर 3 है तो 5 तक ले आएगा, ठीक है, 3 है तो 5 तक ले आएगा ये पीएच को जीआईटी के। तो एब्जॉर्प्शन देखिए, सबसे पहले एसिडिक ड्रग है, ये फिनोबार्बिटोन है, एसिडिक ड्रग है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन, तो अगर ये यहाँ पर इसने बेसिक कर दिया है, यहाँ पर इसने जो एंटासिड ने है इसे बेसिक कर दिया है, स्टमक का पीएच जो है बेसिक तक ले आया है, तो फिनोबार्बिटोन जो है ये की एसिडिक ड्रग है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डिले होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी इतनी ज़्यादा जल्दी। तो इससे क्या होगा, एंटासिड क्या कर देगा, इसकी एब्जॉर्प्शन को, फिनोबार्बिटोन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, डिले कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस नंबर, यहाँ पर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फिनोबार्बिटल, तो यहाँ पर अगर हम यूज़ कर लेते हैं एंटासिड के साथ इसको, तो यहाँ पर एंटासिड तो बेसिक कर देगा, तो और फिनोबार्बिटल हमारी एसिडिक ड्रग है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन फिनोबार्बिटल का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ सूडोएफेड्रिन विद एंटासिड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन एब्जॉर्प्शन। सूडोएफेड्रिन की बात हो रही है, ऑप्शंस देखते हैं। डिमिनिश एंटासिड एक्टिविटी, एंटासिड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सूडोएफेड्रिन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सूडोएफेड्रिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सूडोएफेड्रिन होता है, सूडोएफेड्रिन है जो है ये आपके पास वीक बेस है, ठीक है, ये है वीक बेस, और अगर हमारे पास एंटासिड की प्रेजेंस रहेगी, एंटासिड रहेगा, तो आपका जो ये सूडोएफेड्रिन है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होगी इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। इसका सही जवाब हो गया है आपका एंटासिड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सूडोएफेड्रिन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ एस्पिरिन एंड एंटासिड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन जो होती है विल डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन विल डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन इंक्रीज, या फिर एस्पिरिन रिमेन अनचेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन की जब एंटासिड के साथ हमारे पास इंटरेक्शन होगी तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन जो है एस्पिरिन की डिक्रीज हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें है एब्जॉर्प्शन क्या होगी एस्पिरिन की, वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है